बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। यानी कि किसी भी लिक्विड का वो प्रेशर, मतलब किसी भी लिक्विड के वेपर का वो प्रेशर जो अपने लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में हो। अब इस चीज़ को हम सबसे पहले यहाँ पे ऐसे डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये आप एक पहली वेसल ले लें, तो ये आपके पास लिक्विड है। एट स्टार्ट वेपोरेशन इज ग्रेटर। शुरू शुरू में ये याद रखना है कि ये जो सरफेस है ये क्लोज है, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑब्जर्व ही तब होगा जब सरफेस क्लोज होगी। अगर सरफेस ओपन होती है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल बनेंगे वेपर्स में, वो हवा में शामिल हो जाएंगे, हम इनको जो है ना ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो शुरू शुरू में क्या होगा कि ये जो एवेपोरेटेड मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेंगे और सरफेस की यहाँ पे ऊपर, सरफेस के ऊपर यहाँ पे जमा होना शुरू कर देंगे। एक वक्त आएगा कि जितने मॉलिक्यूल जो है वो नीचे से ऊपर एवेपोरेट कर रहे हैं, ठीक है, जितने मॉलिक्यूल जो है वो एवेपोरेट कर रहे हैं, यानी कि रेट ऑफ एवेपोरेशन, उतने ही मॉलिक्यूल जो है वो कंडेंसेट कर रहे हैं। मतलब जब इधर बहुत ज़्यादा वेपर जो है वो बन जाएंगे, ठीक है, तो उस वक्त ये होगा कि जितने मॉलिक्यूल जो है ये नीचे से ऊपर यानी कि एवेपोरेट कर रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूल जो है वो ऊपर से नीचे आ जाएंगे। इस वक्त रेट ऑफ एवेपोरेशन बराबर हो जाए रेट ऑफ कंडेंसेशन। अब रेट ऑफ एवेपोरेशन, एवेपोरेशन से मुराद चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर, जबकि कंडेंसेशन से मुराद ये है कि दोबारा से वेपर्स का, यानी कि ये वाले मॉलिक्यूल जो वेपर्स है ये दोबारा से टकर मूव करते हुए, क्योंकि देखें ये है गैस फेज में। गैस फेज में आपको पता है मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। तो बेसिकली इसी लिक्विड से तो ये वेपर बने हैं। तो जब ये वाले मॉलिक्यूल दोबारा से इस सरफेस के साथ टच करेंगे तो हो सकता है कि ये जो सरफेस के साथ टच होने के बाद दोबारा एब्जॉर्ब हो जाए। उस वक्त रेट ऑफ एवेपोरेशन बराबर हो रेट ऑफ कंडेंसेशन। इस चीज़ को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इस डायनामिक इक्विलिब्रियम में जो है ना यही चीज़ होगी कि जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो बराबर होगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के। लिहाजा इस फेज़ को जो है वो हम क्या कह देंगे कि ये क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। और इस डायनामिक इक्विलिब्रियम में जो यहाँ पे हवा में यहाँ पे प्रेशर जो है वो क्रिएट होगा उसे हम कहेंगे वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर बेसिकली जो है ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम सरफेस होता है, सरफेस पे ये डिपेंड नहीं करता। वेपर प्रेशर इज़ नॉट अ सरफेस फिनोमेना। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतने ही मॉलिक्यूल एवेपोरेट करेंगे और उतने ही मॉलिक्यूल कंडेंसेट करेंगे, क्योंकि ऊपर से तो सरफेस आपको पता क्लोज होती है। अब आप इस चीज़ को ऐसे समझ लें कि ये वाली पहली देखें तो ये सरफेस एरिया यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे आप देखें मॉलिक्यूल एवेपोरेट कर रहे हैं, उतने मॉलिक्यूल कंडेंसेट कर गए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें दूसरी शेप में कि यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा मॉलिक्यूल एवेपोरेट कर गए हैं, ठीक है, लेकिन उतने ही मॉलिक्यूल जो है वो कंडेंसेट कर लेंगे। लिहाजा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर बेसिकली सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि इसके लिए वेसल का क्लोज होना ज़रूरी होता है। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, सबसे पहला है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतनी एनर्जी चाहिए मॉलिक्यूल को वेपोरेट होने के लिए, क्योंकि वेपर्स बनेंगे तो वेपर प्रेशर होगा ना, और इतना ही जो है वो लोअर प्रेशर होगा। मतलब अगर जिस लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी उसका वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल जल्दी वेपर्स में चेंज नहीं होंगे। दूसरा टेम्परेचर की बात कर ले, जितना टेम्परेचर ज़्यादा उतने जो है मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा और उतना जो है वो वेपर प्रेशर ज़्यादा, और जितना टेम्परेचर कम उतना वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को कैसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं? हमारे पास इसके लिए है मैनोमेट्रिक मेथड। वो किस तरह का होता है? ये एक अरेंजमेंट आपके सामने लिखी गई है। ये एक थर्मोस्टेट है, इसके अंदर हमने फ्रीजिंग लिक्विड ले लेना है, और ये एक फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क कहते हैं। इसके अंदर हमने वो लिक्विड लेना है जिसका हमने वेपर प्रेशर मालूम करना है। इसको एक ट्यूब के साथ जो है ना, ये टी ट्यूब होती है, टी की तरह दिखती है, ठीक है, इसके दो एंड होते हैं, एक इधर और एक इधर। इसको हमने इस टी ट्यूब के साथ जोड़ देना है। एक एंड जो है इसका वैक्यूम पंप से जोड़ देना और दूसरा जो है ये मैनोमीटर से जोड़ देना, ठीक है। फिर क्या करना है आपने? सबसे पहले
इस थर्मोस्टेट में मौजूद जो लिक्विड है उसको फ्रीज़ करना है। जब आप इसको फ्रीज़ कर देंगे तो ये लिक्विड अंदर ये भी फ्रीज़ हो जाएगा। अब यहाँ से आपने बंद कर देना है और यहाँ से वैक्यूम पंप ऑन कर देना, ताकि जितने इधर वेपर बने हुए सारे के सारे इधर चले जाए। क्यों? क्योंकि जब आपने इसके अंदर लिक्विड भरा है, ये इतना लिक्विड रखा, तो यहाँ पे कुछ जो है ना गैसेस के मालिक्यूल हो सकते हैं। फिर बाद में आपने गर्म करना है, ताकि कोई अगर गैस का मालिक्यूल यानी कि एयर का मालिक्यूल लिक्विड के सरफेस के साथ ऊपर जुड़ा हुआ वो भी वेपर में चेंज हो जाए। फिर दोबारा फ्रीज करेंगे और ये प्रोसेस इस तरह रिपीट करते जाना जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए कि अब जो पीछे यहाँ पे जितने भी वेपर बचे हैं ये उस लिक्विड के हैं जिसके हमने जो है वो वेपर प्रेशर मेजर करना है। फिर इसको क्लोज कर देना है और फिर इस थर्मोस्टेट को उस टेम्परेचर पर जो है थर्मोमीटर के मदद से नोट करना है टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर आप वेपर प्रेशर मालूम करना चाहते हैं। तो जब वेपर्स बनेंगे इधर से ऐसे जाएंगे और ये जो मरकरी का कॉलम है, ये जो मैनोमीटर है, इसकी इधर से इस सरफेस को कंप्रेस करेंगे। अब जितना कंप्रेस करेंगे इधर से नीचे होता जाएगा, इधर से ऊपर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये ओपन होगा क्योंकि यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। अगर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये दोनों प्रेशर आपस में बराबर हुए तो ये इनका लेवल आपस में बराबर होगा। और जब इसके वेपर की तादाद या इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये इधर से कंप्रेस हो जाएगा और इधर से उतना ऊपर हो जाएगा। और फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो होगा P = PA+∆H। पी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है एट 1 एटमॉस्फेरिक, और पी ए क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जबकि डेल्टा एच जो है वो बेसिकली हाइट ऑफ मर्करी लेवल इनटू लिम्फ, ये लिम्फ कहलाते हैं इसके। ठीक है, इस तरीके से हम जो है वो मेजरमेंट कर सकते हैं वेपर प्रेशर की। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए।